अकाउंट्स का सबसे आसान कॉन्सेप्ट जो उठाने वाले हैं वो है पार्टनरशिप। हेलो गाइज, सभी का आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था लास्ट, वो शायद आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे सारे सम के साथ में। सारा छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे। सवाल जब तक खुद से नहीं बनेगा तब तक उस कॉन्सेप्ट पे आप पकड़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हम लोग एक एनपीओ फिर भी थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता था, गौर किए होंगे। लेकिन अब जो टॉपिक उठा है वो पूरे सिलेबस का, यानी 12th के अकाउंट्स का सबसे आसान चैप्टर, अकाउंट्स का सबसे आसान कॉन्सेप्ट जो उठाने वाले हैं वो है पार्टनरशिप। हम लिख भी दिए हैं सबसे आसान, यानी इससे आसान कॉन्सेप्ट मतलब आगे जब जाएगा तो ये सब टेक्निकल पड़ जाएगा। लेकिन ये जो है ये पार्टनरशिप जो 30 मार्क्स का, यानी ये सारा चैप्टर मिला के 30 मार्क्स का पूछता है, जो बहुत आसान है। आराम से आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर लीजिएगा, बशर्ते कंसिस्टेंसी के साथ में आपको पार्टनरशिप। चूँकि लंबा कॉन्सेप्ट है, देख रहे हैं सब अलग अलग चैप्टर यहाँ लिखा हुआ है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। अदरवाइज पूरा ये आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप हम लोग। लेकिन मैं पार्टनरशिप आपको वैसे नहीं सिखाऊंगा जैसे सिखाया जाता है। मेरे सिखाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। ये जैसे बुक्स में आप जाइएगा तो बुक्स में ऐसे लिखा हुआ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, देन चैप्टर 6। तो ऐसे आप सोचिए कि हम ऐसे जाने वाले हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। हो सकता है हम पहले ये टॉपिक उठा लें, हो सकता है पहले हम ये टॉपिक उठा लें, यानी हम वैसे नहीं सिखाएंगे जैसे बुक्स में दिया हुआ है। बट मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव ये है कि पार्टनरशिप जो 30 मार्क्स का आता है सीबीएसई में, वो आपके लिए आसान बनाना है, ठीक है। चलिए पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। जब आप 11वीं क्लास में थे, 11th क्लास में थे, तो अकाउंट्स आप पढ़ते समय दिमाग में आपको ये बात आता था कि जो हम अकाउंटिंग सीखे थे वो हम सोल प्रोप्राइटर के लिए सीखे थे। सोल प्रोप्राइटर मतलब कि उसका बिजनेस का ऑनर केवल एक पर्सन होता था, एक ही आदमी का सारा कैपिटल इन्वेस्ट होता था उस बिजनेस में, ठीक है। तो सर फिर पार्टनरशिप का क्यों जरूरत पड़ा? हम चाहते हैं कि अपने बिजनेस को हम थोड़ा ग्रो करें। यानी पहले से मान लीजिए ए का कैपिटल लगा हुआ था, केवल ए का लगा हुआ था 5 लाख, और इसी से ये बिजनेस हो रहा था। ए कुछ प्लान किया कि क्यों ना अपने भाई बी या अपने फ्रेंड बी को भी पार्टनर बना लिया जाए। यानी अब बी भी अगर कैपिटल लेके आएगा, से मान लीजिए 5 लाख, तो अब टोटल कैपिटल बिजनेस में हो जाएगा कितना? 10 लाख। यानी हम बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं। सबसे मेन मोटिव होता है किसी बिजनेस में पार्टनरशिप का कि वो बिजनेस को ग्रो कराना चाहता है। तो हम कितना पार्टनर मैक्सिमम हो सकता है? तो मैक्सिमम मिनिमम तो कम से कम 2 होना ही चाहिए। यानी आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2, और मैक्सिमम जो सीखेंगे कि मैक्सिमम 50 होना चाहिए। उससे ज़्यादा आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या दिमाग में बात है कि पार्टनरशिप का रिक्वायरमेंट के ऊपर है? हम बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रिस्क को हमसे कोई शेयर करने वाला आए। हम चाहते हैं कि बिजनेस में कोई स्किल्स बढ़ाने वाला है ताकि मेरा बिजनेस ग्रो करे, ठीक है। चलिए बिजनेस अगर मान लीजिए 4 आदमी ABCD 4 आदमी मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये ए एक सेपरेट पार्टनर हो गया, BCD, इस चारों को इकट्ठा कीजिएगा तो ये फर्म कहलाएगा। और ये चारों मिलके जिस नाम से बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसको पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स में अंतर नहीं है। अगर कल को कोई डिफॉल्ट होता है, अगर एसेट्स, अगर लायबिलिटी चुकाने का बारी आएगा, तो अगर फर्म अपना वो लायबिलिटी नहीं चुका पाता है, पार्टनरशिप अगर लायबिलिटी नहीं चुका पाता है, तो वो लायबिलिटी पार्टनर्स को चुकाना पड़ेगा। यानी लीगल और पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है, दोनों सेम है। कौन? पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स। लेकिन ठीक उल्टा जब आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का बात कीजिएगा तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों अलग अलग है। यानी पार्टनर अलग, पार्टनरशिप अलग। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम मेंटेन करने वाले हैं वो पार्टनर के लिए मेंटेन नहीं किया जाएगा। तो सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसका मेंटेन करेंगे? पार्टनरशिप फर्म का, यानी बिजनेस का। बिजनेस में जो पहले पैसा केवल राम का इन्वेस्ट होता था तो हम जनरली क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी राम इन्वेस्ट किया पैसा, ठीक है। लेकिन यहाँ चूंकि 4 आदमी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, यानी बिजनेस का अब 4 ऑनर हो गया। यानी बिजनेस अपने मालिक को किस नाम से जानता है? कैपिटल के नाम से जानता है, अपने ऑनर्स को जो पैसा ज़्यादा निवेश किया हुआ है। यानी अगर ये चारों पैसा मिलाएगा, चारों पैसा लगाएगा, तो क्या करेंगे जनरली? नॉर्मल सा देखिए, यहाँ आप फिर एक बार दिमाग में उतार लीजिए, फिर से हम बता देते हैं। यहाँ आपको वही चीज़ हम सिखाएंगे जो 11th क्लास में आप ऑलरेडी सीख चुके हो, वो यहाँ नहीं सिखाया जाएगा। आपको यहाँ कुछ आगे का चीज़ सिखाया जाएगा। मतलब अब वहाँ बिजनेस स्टार्ट किया था तो क्या एंट्री हुआ था? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल,
क्योंकि यहाँ सर एक आदमी वहाँ स्टार्ट किया था, फिर सर वो खरीदता था, मान लीजिए परचेज करता तो क्या एंट्री होता? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर उधार में क्रेडिट में खरीदा तो क्या एंट्री होता था? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। सामान सेल करता था, क्या एंट्री होता था? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रेंट पेड करता था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सर क्या पार्टनरशिप जब 2 आदमी मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेगा या 4 आदमी मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो क्या ये लोग परचेज नहीं करेंगे? करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या ये लोग रेंट नहीं पे करेंगे? करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या आपको वो लगता है कि वही चीज़ यहाँ दोबारा सिखाया जाएगा? ना, यहाँ कुछ आपको अभूतपूर्व घटना सिखाया जाएगा जो आपको 11वां क्लास में नहीं सिखाया गया था, जो अकेला व्यापारी करता था। लेकिन यहाँ आपको सिखाया जाएगा कुछ एक्स्ट्रा कि सर 3 आदमी मिलकर पार्टनरशिप चला रहा था, ABCD। F भी बोलता है कि हमको भी पार्टनर बने, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी अब F भी आना चाहता है, उसके आने का एंट्री क्या होगा ये हम सीखेंगे। सर ABCDF ये सब मिलकर पार्टनरशिप कर रहा था, C मर गया, उसका क्या एंट्री होगा, हम ये सीखने वाले हैं यहाँ पे। कोई रिटायर हो गया, A रिटायर होकर छोड़ के चला गया, सर उसका क्या एंट्री होगा। सर ABC था, पहले जो रेशियो होते हैं, ये लोग को रेशियो में बांटना होता है कि कोई भी चीज़ कैसे बांटेगा, तो रेशियो उसको सीखेंगे बाद में, उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि जो भी खीर बनेगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसको जो लोग जिस रेशियो में बांटेंगे उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए 1:1:1 है, ठीक है, ABC में 1:1:1 है कि भाई अगर 3 लाख रुपया कमाए हैं प्रॉफिट्स का, तो इस प्रॉफिट्स को कैसे बांटा जाएगा ये लोग डिसाइड करेगा, तो उस चीज़ को बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि अब भाई 1 लाख 1 लाख B बांटेगा, 1 लाख C बांटेगा। अब इसी को बोला जा रहा है कि चेंज करना चाहते हैं, अब कल से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3:2:1 हो सकता है। ये सब क्यों होता है ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम बताना चाहते हैं कि चैप्टर का मतलब कि पहले ABCDE था, वो F आना चाहता है तो ये एडमिशन हो गया सर। कोई छोड़ के B जा रहा है तो रिटायरमेंट हो गया, कोई पार्टनर मर रहा है तो डेथ हो गया। तो ये क्या है, कोई ना आया न कोई गया न कोई मरा। पहले भी ABC था, अभी भी ABC है, अभी भी ABC है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी पहले भी ABC था, अभी भी ABC है, लेकिन अंतर क्या हुआ है सर, रेशियो बदल गया है। इसका मतलब रेशियो बदल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमको एंट्री करना होगा। देखिए हर केस में रेशियो बदल रहा है। अगर पहले 1:1:1 था, कोई पार्टनर D आ गया, तो भाई D आ गया तो प्रॉफिट परसेंटेज तो 100 ही रहेगा ना। पहले 100% में ABC का आता था, अब उसी 100% में D भी पार्टिसिपेट करेगा, तो वो परसेंटेज कहाँ से आएगा उसके पास। तो जो पहले ABC था वो अपने परसेंटेज में से, अपने प्रॉफिट परसेंटेज में से कुछ सेक्रीफाइस करेगा D के लिए, D के लिए सेक्रीफाइस करेगा, तब जाके D को कुछ परसेंटेज मिलेगा। तो वो केस, यानी ये देखिए, अगर ये सब का बात कीजिएगा तो ये पोर्शन देखिए, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन PSR में क्या हो रहा है, ये सारे चैप्टर में रेशियो बदल रहा है। पहले कुछ और रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि जो भी प्रॉफिट्स बांटा जाएगा, जो भी कुछ बांटा जाएगा, वो चेंज हो रहा है इस कारण से। यानी वो जो 11वां क्लास में आप एंट्री सब सीख के आए थे वो ऑलरेडी सीखे हैं, वो पार्टनरशिप में भी वो सब एंट्री होगा। यहाँ भी वही चीज़ बनाया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वैसे ही बनाया जाएगा, बशर्ते वहाँ 1 आदमी का होता था, यहाँ पे 4 आदमी का होगा। क्या सीखे कि सर जो चीज़ ये लोग बांट रहा था प्रॉफिट्स, जिस रेशियो में बांटा जाएगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला जाएगा। और ये जब जब चेंज होगा तब तब उसका हमको कुछ करस्पॉन्डिंग एंट्री सीखना होगा, यानी घटना। इस घटना का अकाउंटिंग हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। वैसे जैसे चैप्टर किताब में देखिए अलग अलग बांट दिया है, लेकिन हम वैसे नहीं सीखने वाले हैं, ठीक है। एक बात ये दिमाग में समझ में आ गया कि ये सब में देखिए पहले कैसे ABC था, फिर D आया तो इस केस को बोला जाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसका क्या एंट्री होगा सर, ये सीखेंगे यहाँ पे। सर ABCD था, D रिटायर होकर चला गया, उस सिचुएशन में क्या एंट्री किया जाएगा वो यहाँ सीखेंगे पार्टनरशिप। ये नहीं कि 4 आदमी ABCD कर रहा है, सर रेंट का क्या होगा एंट्री, अरे रेंट का एंट्री वही होगा जो 11th में करके आए थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सर सैलरी का क्या, अरे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं समझे। यानी वो एंट्री वहाँ जो ट्रेडिंग और PL में बनाए हैं वो यहाँ भी होगा, वो सारा एंट्री हम यहाँ सीखने वाले हैं। इसके आगे का एंट्री जो पहले अकेला व्यापारी, अकेले बिजनेस में नहीं देखने को मिलता था, जो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा लोग काम कर रहा है, ठीक है। क्या सीखे, मतलब समझना जरूरी है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या समझ में आया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो पहले ABC 3:2:1 में जो प्रॉफिट बांटते थे वो किसी कारणवश चेंज होने वाला है। चेंज होने वाला है मतलब
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या ट्रीटमेंट होगा वो सीखेंगे इस चैप्टर में। सर पहले ABC था, एडमिशन हो रहा है, क्या होगा वो यहाँ सीखेंगे। क्या समझ में आया? ये तीनों मेरे हिसाब से क्लियर है। यहाँ रेशियो बदल रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, फिर भी रेशियो बदल रहा है, ये सीखेंगे। अगला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर बिजनेस ही बंद करने का आप बात कर रहे हैं, यानी ABC स्टार्ट किया था, नहीं बन रहा है, बात नहीं बन रहा है, कोई कारण हो गया, इलीगल बिजनेस चल रहा है, लॉ बोल दिया बंद करो, कोर्ट बोल रहा है बंद करो, सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, फर्म के पास कुछ नहीं बचा, तो उस केस में हमको पार्टनरशिप फर्म बंद करना होगा। तो यहाँ आपको सिखाया जाएगा पार्टनरशिप को बंद कैसे किया जाएगा। यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होगा, रेदर बोले तो आपका बिजनेस ही क्लोज किया जाएगा इन द चैप्टर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो 30 मार्क्स का बनता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें से यानी एडमिशन या रिटायरमेंट में से और करके 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, या तो एडमिशन रहेगा या रिटायरमेंट रहेगा, 8 नंबर फिक्स है इसमें का। इसमें से ज़्यादा करके आपका 4 से लेकर 6 नंबर तक का पूछ देगा, या तो 4 नहीं तो 6। एक सेपरेट क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है 4 या 6 में से, ठीक है। बाकी ये जो बच गया गुडविल और फंडामेंटल्स, ये सब मिला के, मतलब ऐसा नहीं इसमें और भी क्वेश्चन रहेगा, यानी मेजर जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन में आता है ऐसे ऐसे करके 6, 8, 6 ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब आएगा। बाकी 2-2, 4-4 नंबर इसमें भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चल सकते हैं आगे, अब स्टार्ट कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स बात करते हैं। अभी स्टार्ट नहीं, अभी पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट टॉपिक करेंगे तो हम बता देंगे, अभी पार्टनरशिप में ही और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा बात करते हैं। अरे भैया थोड़ा डस्टर देना। जैसे हम बोल रहे थे कि राम और श्याम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। अब चूंकि केवल राम नहीं है, सोल प्रोप्राइटर तो है नहीं, राम और श्याम दोनों। देखिए जरूर हम ये फिर से बता दें, हम कोई चैप्टर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉन्सेप्ट केवल बातचीत हम करना चाहते हैं। आराम से किताब उताब अगर कॉपी खोल रखे हैं बंद कर दीजिए, अभी कोई जरूरत नहीं है कॉपी का न कलम का, केवल मेरा बात सुनते जाइए। जब स्टार्ट होगा टॉपिक्स, आज स्टार्ट नहीं होने वाला है, टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। आज केवल सुनिए, केवल सुनिए। कहाँ मिलता है ऐसा क्लास जहाँ केवल आपको बोला जा रहा है कि कथा सुनिए है? चलिए केवल सुनना है आपको आज। चलिए हम क्या बोलना चाहते थे, हम ये बोल रहे थे कि जब 11वां क्लास में थे तो राम केवल अकेले बिजनेस स्टार्ट करता था, तो हम क्या एंट्री करते थे, हम कुछ ऐसा एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही करते थे। कोई दिक्कत? सर इसके बाद हम लेजर या ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट हम बैलेंस शीट्स बनाना चाहते हैं 10 लाख से, ठीक है। इतना ही बिजनेस में वो लेके आया था। तो अगर डायरेक्ट आप बैलेंस शीट्स बनाइएगा तो ऐसे बनता था, इधर में लिखते थे कैश 10 लाख, इधर में लिखते थे कैपिटल 10 लाख। क्या है, बिजनेस 10 लाख स्टार्ट किया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है एक आदमी कोई, तो बिजनेस बोल रहा है कि मेरे हाथ में पैसा आया, चूँकि ऑनर लगाया है इसलिए कैपिटल वर्ड का यूज किया है। क्लियर? 11th क्लास में था। लेकिन यहाँ आइए अब आप डिटेल करते हैं। यहाँ 11th क्लास में केवल कैपिटल लिखने से ये समझ में आ जाता था कि इस बिजनेस में एक ही आदमी का पैसा इन्वेस्ट है, सोल प्रोप्राइटर। हाँ यहाँ देखिए क्या है, हम बोले कि चूँकि यहाँ ऐसे इसीलिए हम लिखते थे क्योंकि पैसा एक ही आदमी का लगा होता था, ठीक है। एक आदमी का पैसा लगा, चूँकि बिजनेस बोल रहा है कि मेरा ऑनर तो एक ही है, इसलिए वो कैपिटल लिख देता था। अब इसी पैसे से क्या होगा, पैसा घूमेगा। परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सेल करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रेंट पेड करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रॉफिट और लॉस बनेगा, वहाँ से पता चलेगा कि हम प्रॉफिट में है लॉस में है। अगर प्रॉफिट में है तो पूंजी बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बोल के। क्लियर? और दूसरा चीज प्रॉफिट बढ़ रहा है, इधर अपना कैश या बैंक या डेटर जो भी भरना होगा बढ़ जाएगा। दिक्कत जब 12th क्लास में आया और पार्टनरशिप में आया तब तो बताया गया सर एक से ज़्यादा आदमी, यानी 2 या 2 से ज़्यादा आदमी, तब केवल कैपिटल बोलने से काम नहीं चलेगा। बिजनेस को कैसे पता चलेगा कि किसका कितना पैसा लगा हुआ है? अगर हम बोल दे बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और राम और श्याम दोनों का पैसा लगा हुआ है, अब 20 लाख लिख दिए यहाँ पे, से मान लीजिए 20 लाख है, 20 लाख कैश आया, 20 लाख नया नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, 20 लाख लिख दिए। अब केवल टू कैपिटल लिखा रहेगा 20 लाख, कल मान लीजिए लिख दिए 20 लाख। अब आप बता सकते हैं कि इसमें राम का कितना लगा हुआ है, श्याम का कितना लगा हुआ है। कल को जब बिजनेस को पैसा लौटाना होगा अपने ओनर को, बिजनेस अगर मान लीजिए बंद होगा, अगर आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा है राम और श्याम पैसा लगा के, तो कल बिजनेस बंद भी तो हो सकता है।
उस समय बिजनेस को कैसे पता चलेगा कि मेरा ऑनर को कितना लौटाना है, क्योंकि हम तो ले चलते हैं हिसाब लेजर। अब लेजर में हमको कैसे पता चलेगा, इसीलिए ऐसे आप नहीं दिखाएंगे, आपको बाइफरकेट करना होगा। बिजनेस को ये पता होना चाहिए कि किस ऑनर्स का कितना पैसा लगा हुआ है, हिसाब किताब करने में आसानी होगा। ऐसे लिखे तो आसानी लग रहा था क्या, नहीं, इसीलिए आपको ऐसे लिखना होगा। टू राम्स कैपिटल से मान लीजिए लगा हुआ है 15 लाख। टू श्याम्स कैपिटल 5 लाख। अब समझ में आ रहा है, अब क्लियर है कि बिजनेस में 15 लाख किसका लगा हुआ है, 5 लाख किसका लगा हुआ है। अगर कल को बिजनेस बंद होगा तो ये बिजनेस को पता होगा कि हमको किसी को 15 लाख लौटाना है तो किसी को 5 लाख लौटाना है। देखिए उसके हिसाब में जो दिखेगा वो दिखाएंगे। अभी जैसे अभी हम कहें कि अभी बंद होना है तो ठीक है, ये चीज़ समझ गए कि क्यों हमको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। अब अगर लेजर का बात करें कि पहले जब 11वां क्लास में 11th में थे तो हम केवल डायरेक्ट ऐसे बना लेते थे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल बढ़ता था तो क्रेडिट इधर साइड में लिख देते थे, और कैपिटल घटता था तो डेबिट इधर साइड में लिख देते थे। ज़्यादा ही कर देते थे, नाम अगर यूज करते थे तो हम लिख देते थे राम्स कैपिटल, ठीक है। लेकिन यहाँ चूंकि 2 पार्टनर है और 2 के आगे आगे चले जाइए और आ जाएगा, मान लीजिए मोहन 5 लाख, तो अब ये कैपिटल बदल गया है ना 25 लाख। अब इसको कैसे दिखाया जाए, उस केस में आप कैपिटल अकाउंट अलग अलग नहीं बनाइएगा, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट ना, उतना टाइम नहीं होता है अपने पास। देखिए गलत नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि गलत नहीं है, अलग अलग बना सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि सब आप अलग अलग खाता बनाइएगा। मतलब सर तो फिर कैसे मेंटेन करेंगे, फिर कुछ नहीं, आप कैपिटल अकाउंट ही खोलिए और 3 बॉक्स का बना दीजिए। जैसे राम श्याम मोहन है तो राम के लिए एक अलग बॉक्स, श्याम के लिए एक अलग बॉक्स, मोहन के लिए अलग बॉक्स। इससे क्या होगा, एक ही जगह मेरा हिसाब तीनों का दिखते रहेगा। क्लियर, यानी कैपिटल अकाउंट यहाँ लंबा बनने वाला है, जैसे 11th में बनाते थे वैसे नहीं बनेगा, यहाँ 3 बॉक्स बनने वाला है, राम श्याम मोहन। और शॉर्ट में नहीं लिखना पड़ेगा आपको। आप अगर कैपिटल अकाउंट बनाइएगा पार्टनर्स का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, जितना पार्टनर रहेगा उतना आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब इस लेजर की जर्नल एंट्री जो किए हैं, इसका पोस्टिंग अगर हम कैपिटल अकाउंट में करें तो क्या करेंगे आप, इससे तीनों का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, किसके चलते, बाई कैश के चलते। तो आप लिखिए बाई कैश 15 5 5 15 5 5। समझ में आया। बिजनेसमैन को, बिजनेस को कैसे पता चलेगा कि उसके बिजनेसमैन को कितना कितना लौटाना है, कौन कितना पैसा दे रहा है, सब यहाँ से क्लियर हो गया है। समझ में आया कैसे। अब इसी चीज़ को अगर बैलेंस शीट्स में दिखाया जाए, कैपिटल कैसे दिखाया जाएगा, तो अब बिजनेस का बैलेंस शीट जब बनेगा तो एक आदमी का तो पैसा लगा नहीं हुआ है कि केवल कैपिटल लिख दिया जाए, इसलिए लिखा होगा कैपिटल अकाउंट और डैश दे के नीचे में लिखा होगा भाई राम का कितना रुपया है, श्याम जी का कितना रुपया है, मोहन जी का कितना रुपया है, यानी टोटल वाला फिगर आपका यहाँ लिखेगा। और कैश में है तो कैश 25 लाख ऐसे दिखाया जाएगा। फिर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश, वो सब का एंट्री हम यहाँ नहीं सिखाने वाले, यहाँ कुछ उसके आगे का एंट्री सीखेंगे, ठीक है। वो सब एंट्री है इसमें, फंडामेंटल्स में है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जब पढ़ेंगे वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि पार्टनर्स को अगर सैलरी दे रहे हैं उसका क्या एंट्री होगा, ठीक है। पार्टनर्स को अगर हम रेंट दे रहे हैं उसका क्या एंट्री होगा। पार्टनर्स जैसे पार्टनर्स कैपिटल लगाया है तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे, उसका एंट्री का पोस्टिंग। अगर पार्टनर्स, सब नाम से तो आप फैमिलियर होंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी ऑनर के द्वारा जब पैसा निवेश किया गया है बिजनेस के अंदर तो बिजनेस उसको चाहे तो इंटरेस्ट दे सकता है, अगर ये चीज़ लिखा होगा कहीं पे तो, ठीक है। अगर कैपिटल आप लगाए हैं तो आपको हक है कि आप हमसे इंटरेस्ट लो। वैसे ही अगर आप ड्राइंग्स की हो, पैसा निकाल के ले गए हो, तो मेरा भी हक बनता है कि आपसे हम इंटरेस्ट चार्ज करें। ये सब सीखेंगे फंडामेंटल में, नाम से ये फंडामेंटल तो बहुत आसान है, इस चीज़ को हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। जब हम बोलें कि जब जब रेशियो बदल रहा होगा, यानी जब जब, अच्छा ये थोड़ा सा एक बार बता देते हैं। जैसे राम श्याम मोहन 3 आदमी बिजनेस स्टार्ट करने वाले, तो ये जो हम लोग को मिलेंगे, राम श्याम और मोहन कहीं मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे, तो देखिए एग्रीमेंट करना पड़ेगा।
कि भाई हम लोग चलो मिल के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किस टाइप का बिजनेस करेंगे, कौन कितना पैसा लगाएगा, ये सब बात करेंगे। तो ये ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग का होगा वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, दोनों एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, लफड़ा हो सकता है। एग्रीमेंट जो होने वाला है या तो ओरल एग्रीमेंट, यानी हम तुम आपस में बोले चलो ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या हम लोग लिख लेते हैं कि एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कौन कौन पार्टनर रहेगा, किसका कितना पैसा रहेगा, ठीक है, प्लेस कहाँ पे रहेगा, किस टाइप का बिजनेस करेंगे, किस टाइप से कुछ भी चीज़ का वैल्यूएशन किया जाएगा, प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा। अब सारा बात जो हम लिखेंगे जिस कागज़ में, वो जो रिटन एग्रीमेंट होगा, इस रिटन एग्रीमेंट को नाम दिया जाएगा पार्टनरशिप डीड का। इस रिटन एग्रीमेंट को नाम दिया जाएगा पार्टनरशिप डीड का। ध्यान से रखिएगा, रिटन एग्रीमेंट, चारों लोग मिल के ये सब चीज़ कहीं पे नोट करेंगे, अकॉर्डिंगली उसके अनुसार बिजनेस फिर स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन ओरल एग्रीमेंट करके सर बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, कर सकते हैं बट डीड नहीं बना तो सर लफड़ा होगा कल को। तो डीड तो हम लोग बनाए नहीं ना, कुछ कागज में तो लिखे नहीं, हम लोग को तो उतना आइडिया नहीं था, बस हम लोग पैसा था 5-5 लाख रुपया लगाए और कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लिए। उस केस में क्या किया जाएगा सर, बर्बाद हो गए हम लोग तो ना। अरे लिख दिए तो ठीक है, डीड बन गया, पार्टनरशिप डीड बना दिए, लफड़ा होगा तो इसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन सर अगर डीड नहीं बना, हम लोग मुंह से बात करके ओरल एग्रीमेंट करके बिजनेस स्टार्ट कर दिए, फिर लफड़ा हो तो फिर एक कानून आ जाता है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर रिटन एग्रीमेंट हम लोग नहीं किए, हम लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए हैं, फिर कुछ लोचा होगा, तो उस लोचा का निपटारा करने के लिए हमको एक कानून बोला है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। लड़ो मत, लफड़ा किस चीज़ का है बताओ, हम बताएंगे कि उसका निपटारा कैसे करना है। यानी डिस्प्यूट का सवाल ही नहीं अब, है ना। यानी जरूरी नहीं कि आप पार्टनरशिप डीड यानी रिटन एग्रीमेंट बनाओ, क्योंकि अगर रिटन एग्रीमेंट हम नहीं बनाते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते, तो हमारे पास एक कानून है। जैसे हम रोड पे चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, हेलमेट लगाते हैं, तो हम व्हीकल एक्ट को फॉलो करते हैं। हिंदू रीति रिवाज है तो हिंदू एक्ट होता है, ठीक है। जैसे नागरिक वाला हो गया तो नागरिक का अपना सबका अलग अलग लॉ जैसे होता है, कंपनी को कंपनी लॉ फॉलो करना होता है, वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म को पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार अपने आप अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये सब फंडामेंटल का चीज़ है जो करेंगे। हम यहाँ बात कर रहे थे इस चीज़ को, चेंज इन PSR। ये जो एक कुल मिला के टॉपिक है, ये क्या है देखिए, चेंज इन PSR विद इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी किसी भी कारण से जो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे हिसाब से आप समझ में आया कि जो प्रॉफिट्स होगा वो कैसे बांटा जाएगा, न केवल प्रॉफिट ही अपितु लॉस भी, वो सब बांटा जाएगा। लेकिन वो रेशियो जो हम लोग डीड में लिख दिए थे और समझ में आ गया होगा डीड वगैरह क्या है, डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी केवल आइडिया आप ले गया है, ओवरव्यू लिया है केवल कि हम लोग पार्टनरशिप को ऐसे ऐसे रीड करने वाले हैं। हम ये बोले किसी कारणवश आपका रेशियो बदल सकता है, वो रेशियो बदलने का कारण आपके सामने आ गया है कि किसी कारण से हम लोग भी पहले थे 1:1 था, अब 2:1 करना चाहते हैं। क्यों हो सकता है सर, कैपिटल अलग अलग हो सकता है, कोई वर्किंग पार्टनर होगा वो ज़्यादा समय आता है तो वो बोलेगा कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, कोई स्किल्स किसी का ज़्यादा लग रहा है तो बोलेगा कि हमको ज़्यादा पैसा चाहिए। मतलब किसी कारण से रेशियो आप भविष्य में बदल ही सकते हैं, लेकिन भविष्य में रेशियो बदलने से क्या होगा सुनिए, आज तक का आपका जो भी चीज़ था, जो भी चीज़ जमा कर रखे थे, जो भी चीज़ आपका हिस्सा था, वो कल से बदल जाएगा। बदल जाएगा मतलब देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज आज भी 100% ही था, यानी इसी 100% में राम जी लेते थे 60%, श्याम जी लेते थे 40%। देखिए रोटी तो कल भी उतना ही रहेगा ना, प्रॉफिट परसेंटेज तो हमेशा 100 ही रहेगा, अगले साल में भी 100 रहेगा। लेकिन अब क्या होगा, ये हो जाएगा 50%, ये हो जाएगा 50%। सर जी ऐसा क्यों हुआ है? हो सकता है कि कैपिटल बराबर रहा हो, कैपिटल बराबर रहा हो, फिर भी देखिए राम जी 60% लेते थे, सोहन जी 40% लेते थे। सोहन जागा, नींद टूटा सोहन का कि यार मेरे साथ तो धोखा हो रहा था, कैपिटल सेम लगा हुआ था, फिर भी हम लोग प्रॉफिट्स उल्टा बांट रहे थे, हमको कम मिल रहा था। जब जागो तभी सवेरा। चलिए डीड में लिखे थे कि 60% 40% मिलेगा, चेंज कर लेते हैं, कौन सा दिक्कत। तो चेंज कर तो लिए हैं कि चलिए 50-50 मिलेगा, लेकिन ध्यान दीजिए अगर ये बैलेंस शीट्स रहा होगा, इस बैलेंस शीट से मान लीजिए कोई रिजर्व हम पहले से रखे हुए थे, से मान लीजिए 1 लाख,
अब बात ये आ जाता है कि सर इस 1 लाख का तो पुराना पुण्य है जो अभी तक हम बांटे नहीं हैं, रिजर्व कर लिए थे, यानी इस पॉकेट से निकाल के अपने इस पॉकेट्स में डाल लिए थे। अब इस चीज़ का निपटारा कैसे किया? चलिए बोल तो दिए कि रेशियो निकल, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अगले साल जब कमाएंगे तो हम बांट लेंगे उस रेशियो पे, बराबर बराबर बांट लेंगे। लेकिन ये सर जी ये भविष्य का नहीं है, ये प्रॉफिट्स ये पास्ट से हम लोग जमा करके लाए हैं, तो इसको तो पुराने एग्रीमेंट पे लेके चलना पड़ेगा ना। बिल्कुल, यानी इस 1 लाख को आपको आज बांट लेना चाहिए। देखिए अगर आज नहीं बांटिएगा, भविष्य में बांटिएगा इस 1 लाख को, तो नए रेशियो के चलते भविष्य में किसी को फायदा हो जाएगा। आज बांटते तो इसको 40% मिलता सोहन जी को, भविष्य में बांटिएगा तो 50% मिलेगा इस चीज़ को। इसका मतलब ध्यान से समझ में आ रहा होगा कुछ चीज़ कि सर रेशियो बदलने से आप केवल ये नहीं बोलना चाहते हैं कि केवल एग्रीमेंट में जाके रेशियो बदल देंगे, नहीं, और आपको ढेर सारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जो हम सीखेंगे डिटेल में चेंज इन PSR में, कि जब जब रेशियो बदलेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर में क्या क्या अकाउंटिंग होगा। अगर इस चैप्टर पे पकड़ बन गया, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर में ही रेशियो बदल रहा है और उसमें जो सारा ट्रीटमेंट हम सीखेंगे वो सेम ट्रीटमेंट सब विथ कुछ एडिशन यहाँ भी सीखने वाले हैं, मतलब इस केस में भी तो रेशियो बदल रहा है ना। तो अगर चैप्टर 4 जो जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखेंगे, अगर उस पर आपका पकड़ बन जाएगा तो बाकी चैप्टर में आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया कि सर जब जब आप बोल रहे हैं कि रेशियो बदलेगा, वो कभी कब बदल सकता है आपको पता चल गया होगा मेरे हिसाब से। एक तो हमें AB है पार्टनर, AB आज कुछ था कल कुछ हो जाएगा, बदल गया रेशियो, यानी ढेर सारा काम। सर AB काम करते थे, C आ गया, तो C आ गया तो घर से रोटी लेके नहीं ना आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज तो 100 ही है, पहले हम 50% A खाता था, 50% B खाता था, तो वो आएगा तो उसको रोटी कहाँ से मिलेगा, उसको प्रॉफिट परसेंटेज कहाँ से मिलेगा। हम लोग दरिया दिल, हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे। देखिए सेक्रीफाइस करेंगे, उसका हर्जाना लेंगे, उससे मना नहीं कर रहे हैं कि सर फ्री में आज कौन रोटी देता है किसी को। अच्छा वाला 100 रुपया को 50 आप लेते थे, 50 B लेता था, अब 100 रुपया में C भी आ जाएगा। तो इसका है हल मेरे पास, उसको जो हम 10% देंगे, B जो 10% देगा उसका हर्जाना उससे लेगा, वो हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कि वो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। क्योंकि हम और A और B 50 साल से काम करते हुए आ रहे हैं, प्रॉफिट 10 लाख 15 लाख 20 लाख होता है, 50 साल से कस्टमर बनाते हुए आ रहे हैं। 50 साल का मेरा एफर्ट्स है कि आज हम प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। कल को C उठ के आ रहे हैं पार्टनर बना लो, ऐसे ही पार्टनर बना ले, कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे। एक तो हमारे प्रॉफिट में जो बना बनाया खीर है, जो हम A और B खाते थे केवल, अब उस खीर में वो आ रहा है हाथ, सर पूंजी, अरे पूंजी तो लेंगे ही, लेकिन ये पास्ट एफर्ट जो हम 30 साल तक यहाँ बैठ के जो दुकानदारी किए हैं, पसीना बहाए हैं, उसका हर्जाना कौन देगा हमको। इसका मतलब अगर प्रॉफिट परसेंटेज हम कुछ सेक्रीफाइस करेंगे उसके लिए, मान लीजिए मेरा जो हिस्सा है 60%, उसमें से हो सकता है 10% हम दे दें उसको कि चलो 10% अब तुम प्रॉफिट में हिस्सा ले लेना, तो मेरा डिक्रीज हो जाएगा वो चीज़, यानी अब हमको भविष्य में 50% मिलेगा। क्लियर है। वो 40% B खाता था, वो मान लीजिए 10% दे दिया, तो वो अब 30 खाएगा। C कितना खाएगा, मेरा छोड़ा हुआ 10%, उसका छोड़ा हुआ 10%, कुल मिला के प्रॉफिट परसेंटेज अभी भी 100 है। सर लेकिन रेशियो बदल गया ना, पहले आप A और B था, अब A B C हो गया। फिर देखिए फिर से यही चीज़ हो जाएगा। सर फिर से रेशियो बदलने वाला, यानी ढेर सारा काम करना होगा। कोई आदमी अपना सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई आदमी अपना गेन कर रहा है, यानी कोई किसी को हर्जाना देगा, किसी को पुराना पुण्य बांटना होगा, बांटेंगे, नहीं तो भविष्य में नुकसान हो सकता है। एसेट्स और लायबिलिटी का नया वैल्यूएशन किया जाएगा, यानी ये आसान नहीं समझ। देखिए चैप्टर तो बहुत आसान है, वैसे बोलने के लिए हम बोल रहे थे, सब आसान कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत का बात नहीं, लेकिन आपको आसान कॉन्सेप्ट के साथ में ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। सर तो आप हमको सिखाओगे क्या, फंडामेंटल सिखाओगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिखाओगे, कि रेशियो बदलेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर में वो सिखाओगे, कि एडमिशन आएगा 3 गो पार्टनर में D आ गया वो सिखाओगे, कि ABC में कोई मर गया डेथ कर गया वो सिखाओगे, या फर्म को बंद करना सिखाओगे। सर स्टार्टिंग तो ऐसा होगा ना, ऐसे स्टार्टिंग होगा नहीं। हम क्या बोले थे पहले, मेरा काम है पार्टनरशिप आपके खोपड़ी में डालना। उसके लिए पहले हम कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं। जो पहला टॉपिक हम उठाने वाले हैं वो होगा मेरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कमाल करते हो सर, पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं हुआ बंद करने का बात करते हो। हाँ, हमेशा याद रखिएगा, दुकान खोलना मुश्किल होता है, दुकान बंद करने में ज़्यादा मुश्किल है, बहुत कम समय लगता है। इसलिए बहुत कम समय में इस कॉन्सेप्ट को आपके खोपड़ी में डाल देने के बाद हम पार्टनरशिप के रिमेनिंग जो अदर कॉन्सेप्ट बच जाएगा उस पर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज कोई भी पार्टनरशिप में हम डिस्कशन नहीं किए, आज केवल हम लोग बात किए हैं केवल। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग डिसोल्यूशन के साथ में अपने पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे। और फिर से बता दें,
सबसे आसान कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है। अगर 30 नंबर को चाहते हैं आप कि आप अपने लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो एकदम रेगुलर बेसिस पे पार्टनरशिप पे आप इन्वॉल्व हो जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में रिजोल्यूशन के साथ में। और अभी तक अगर मान लीजिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।